हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग शिक्षा। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के चैप्टर 3 की, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि इंडियन इकोनॉमी में कितने कौन कौन से सेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले देखेंगे रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाaternary और क्वाइनरी सेक्टर्स। तो ये 5 सेक्टर के बारे में हम देखेंगे कि क्या इनकी इंपॉर्टेंस और क्या ये होते हैं। फिर जो डिफरेंट रेवोल्यूशंस आई प्राइमरी सेक्टर के अंदर, उनके बारे में देखेंगे। फिर इन सभी सेक्टर्स के डिफरेंस क्या है इन सब में। फिर उन सेक्टर्स के अंदर जीडीपी कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है। फिर एग्रीकल्चर क्या है, इंडस्ट्री, सर्विस, ये सेक्टर्स क्या है, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। फिर सेकेंडरी सेक्टर की वजह से एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ कितनी हुई है। सनराइज सेक्टर्स कौन कौन से इंडियन इकोनॉमी में, और ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर किसे कहा जाता है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 के टॉपिक्स हैं जो कि आपके सिलेबस में दिए गए हैं। अब हमारा पहला टॉपिक है रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाaternary एंड क्वाइनरी सेक्टर्स। ठीक है, तो सेक्टर्स जो हैं मेजरली वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। और जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वाaternary और क्वाइनरी, ये टर्शरी का ही सब पार्ट है, मतलब टर्शरी के अंदर ही आते हैं ये। तो मेजरली हमारे जो सेक्टर्स हैं वो 3 हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, अभी मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। जो प्राइमरी सेक्टर होता है, जो प्राइमरी सेक्टर है उसके अंदर ऐसे चीजें आती हैं जो हमको एक तरह से नेचर से प्राप्त होती हैं। मतलब इसको याद रखना बहुत इजी है कि जो चीजें हमको नेचर से प्राप्त होती हैं उन वो सभी को प्राइमरी सेक्टर में रखा जाता है। और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो ये हमको नेचर से जो चीजें प्राप्त हो रही हैं उनको प्रोसेस करके जो फाइनल प्रोडक्ट बना जाता है उसको, वो सब जो जितने भी सेक्टर्स हैं वो सब आएंगे सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। और टर्सरी सेक्टर के अंदर कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं आएगा। टर्सरी सेक्टर एक तरह से सर्विस सेक्टर को बोला जाता है। सर्विस सेक्टर जैसे कि डॉक्टर है, जो डॉक्टर आपको सर्विस दे रहा है, ठीक है, या बैंकर है, ये जो है ये सब जो इंडस्ट्रीज हैं ये सब टर्सरी सेक्टर का ही पार्ट है। प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो नेचुरल हमको नेचर से जो प्राप्त होती हैं, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो नेचर से प्राप्त हुई चीजों को प्रोसेस करके जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, और टर्सरी सेक्टर के अंदर सर्विसेज आती हैं। ठीक है, अब एक क्वाaternary और क्वाइनरी सेक्टर का हम नीचे पढ़ेंगे। देखो, प्राइमरी सेक्टर, द सेक्टर इंक्लूड्स ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसके अंदर वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आएंगी जो हमको डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त होती हैं। इट इज द फाउंडेशन ऑफ द इकोनॉमी, और ये ही जो है इकोनॉमी की फाउंडेशन रखती है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग फॉर फ्यूल्स, मेटल्स एंड मिनरल्स। तो ये जो जितने भी सेक्टर हमारी इंडस्ट्रीज हैं ये सब हमारी प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती हैं। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, फ्यूल्स, मेटल्स एंड मिनरल्स। एन इकोनॉमी इज कॉल्ड agrarian economy if the agriculture sector is provide at least 50% of country national income and livelihood। और उस इकोनॉमी को एग्रीगेरियन इकोनॉमी बोला जाएगा जो उस जीडीपी, उस नेशनल इनकम के अंदर 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, अब आपसे कभी डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज एग्रीगेरियन इकोनॉमी, तब आपसे ये चीज वहां पे पूछ सकते हैं कि 50% से ज्यादा कंट्रीज की नेशनल इनकम में जो कंट्रीब्यूट करता है अगर एग्रीकल्चर सेक्टर, तो उसको एग्रीगेरियन इकोनॉमी कहा जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर क्या है। द सेक्टर इंक्लूड्स ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर। इट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर बोला जाता है जो हमको प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो रॉ मटेरियल प्राप्त होता है नेचर से, उसको जो प्रोसेस करके हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग इज ए की सब सेक्टर। तो इसी के अंदर जो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो है मैन्युफैक्चरिंग सबसे प्रोडक्ट को बनाना ही, मतलब उसका सब सेक्टर कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमको नेचर से कॉटन मिलता है, ठीक है, कॉटन प्राप्त होता है। अब जब कॉटन को हम सोफे में यूज करते हैं, ठीक है, या घर के अंदर जो उसको मैट्रेस बना लेते हैं, तो उस कॉटन के हम क्या बना रहे हैं, क्योंकि कॉटन तो हमारा प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, लेकिन अगर हम उसको सोफा मैन्युफैक्चर कर देते हैं
या मैट्रेस बना देते हैं, तो ये हमारा उसका फिनिश प्रोडक्ट बन गया, मतलब उसको प्रोसेस करके हमने उसका कोई प्रोडक्ट बना दिया, तो ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट हो गया। एन इकोनॉमी इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इफ द इकोनॉमी सेकेंडरी सेक्टर जनरेट्स एट लीस्ट हाफ ऑफ द कंट्रीज नेशनल जीडीपी एंड इंप्लॉयमेंट। तो इसका भी ये कहना चाह रहा है, उस इकोनॉमी को अगर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बोलेंगे जो कंट्री की नेशनल इनकम में 50% या उससे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी। एग्रीकल्चर इकोनॉमी तब बोलेंगे जब एग्रीकल्चर सेक्टर को 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी तब बोलेंगे जब ये 50% से ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगी। नेक्स्ट हमारा है टर्शरी सेक्टर। दिस सेक्टर इंक्लूड्स ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट प्रोड्यूस सर्विस रादर देन फिजिकल गुड्स। तो टर्शरी सेक्टर उसको बोला जाएगा जो सर्विस प्रोड्यूस करती है, जिसमें सर्विस को प्रोड्यूस किया जाता है, ना कि फिजिकल गुड्स को। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, हेल्थ केयर, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो ये वो सेक्टर है, इसमें कोई फिजिकल चीज का आदान प्रदान नहीं होता, फिजिकल चीज का कोई आदान प्रदान नहीं होता, तो उस सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर बोलेंगे, जो कि टर्शरी सेक्टर का पार्ट है। ठीक है। अब जैसे एजुकेशन है, तो अगर कोई टीचर एजुकेशन दे रहा है तो वो कोई फिजिकल चीज तो नहीं बांट रहा ना, वो सिर्फ एजुकेशन दे रहा है, तो वो क्या दे रहा है, स्टूडेंट्स को सर्विस दे रहा है, उसके बदले में वो उनसे पैसा लेता है। जैसे ही हेल्थ केयर, बैंकिंग और ट्रांसपोर्टेशन में होता है। एन इकोनॉमी इज कॉल्ड सर्विस बेस्ड इकोनॉमी इफ द टर्शरी सेक्टर जनरेट एट लीस्ट हाफ ऑफ द कंट्रीज नेशनल इनकम एंड लाइवलीहुड। और अगर कोई देश के अंदर टर्शरी सेक्टर से 50% से ज्यादा नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट किया जाता है, तो उस इकोनॉमी को सर्विस बेस्ड इकोनॉमी कहा जाएगा। ठीक है। अगर किसी देश की इकोनॉमी एग्रीकल्चर में 50% से ज्यादा दे रही है, तो उसको एग्रीगेट इकोनॉमी बोलेंगे। इंडस्ट्रियल के अंदर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी तब बोलेंगे जब उसकी सर्विस सेकेंडरी सेक्टर उसका 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। और अगर उस कंट्री को सर्विस बेस्ड इकोनॉमी तब बोलेंगे जब उसकी टर्शरी सेक्टर 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। तो हम यहाँ पे ये समझ गए कि प्राइमरी किसको बोलते हैं, सेकेंडरी किसको बोलते हैं और टर्शरी किसको बोलते हैं। प्राइमरी जो रॉ मटेरियल हमको नेचर से प्राप्त होते हैं, ठीक है, उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर दिया जाता है, तो वो सेकेंडरी से इकोनॉमी का पार्ट हो गया। और अगर जो सर्विस कोई फिजिकल गुड्स का आदान प्रदान ना करते हुए अगर कोई सर्विस दी जाती है, तो उसको टर्शरी कहा जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया अपनों को। अब टर्शरी के दो पार्ट है, क्वार्टरनी और क्वाइनरी। वो क्या है, इन एडिशन टू दीज थ्री मेन सेक्टर्स इकोनॉमिस्ट हैव इंट्रोड्यूस्ड 2 more सब सेक्टर्स इन द टर्शरी सेक्टर। तो टर्शरी के अंदर 2 और पार्ट है। पहला है क्वार्टरनरी, दिस इज ऑल्सो नोन एज नॉलेज सेक्टर। तो इसको नॉलेज सेक्टर भी कहा जाता है। द कैटेगरी इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर असेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कंट्री ह्यूमन रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल द वर्क ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑफिस बिल्डिंग, schools and universities, hospitals and doctor offices, theaters and accounting and brokerage firms। अब क्वार्टरली सेक्टर किसको बोलते हैं, जैसे कि मानो कोई साइंटिस्ट है, ठीक है, साइंटिस्ट है और वो कोई इनोवेशन कर रहा है, तो वो एक इनोवेशन करके जो सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, चाहे वो पब्लिक को है चाहे देश को है, तो वो क्वार्टरली सेक्टर का पार्ट होगा। अगर कोई लॉयर है, अगर कोई वेल क्वालिफाइड लॉयर है और वो सर्विस दे रहा है, तो वो क्या है, क्वार्टरली सेक्टर है, क्योंकि वो नॉलेज, उसको लॉयर की नॉलेज है तभी वो सर्विस दे रहा है। तो ये एक तरह से इसको नॉलेज सेक्टर या क्वार्टरली सेक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वाइनरी सेक्टर। दिस सेक्टर इंक्लूड्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग इन द इकोनॉमी। द नंबर ऑफ पीपुल वर्किंग इन द सेक्टर इज स्मॉल बट दे आर कंसिडर्ड द ब्रेन बिहाइंड द इकोनॉमी सोशियो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। For example, senior company executives, high-ranking government officials, research scientists, and financial and legal advisor। अब क्वाइनरी सेक्टर के अंदर क्या है, मान लो कोई कंपनी है और उस कंपनी के सीईओ लोग हैं, सीईओ, एमडी, चेयरमैन, जो इस लेवल के लोग हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, या कोई गवर्नमेंट के अंदर बहुत पावरफुल आदमी है, जैसे अगर कोई डिप्लोमेट है या कोई एमपी है, एमएलए, ये लोग हैं, तो ये जो इनका जो कंट्रीब्यूशन है ना, ये बहुत कम लोग हैं देश में, तो इन लोगों को क्वाइनरी सेक्टर में रखा जाता है, क्योंकि ये हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग लेते हैं। ये देश की सोशियो इकोनॉमिक के लिए या देश की इकोनॉमी के लिए एक ब्रेन का काम करते हैं, तो इन लोगों को क्वाइनरी सेक्टर में रखा जाता है। ठीक है। देखो, टर्शरी सेक्टर सर्विस बेस्ड सेक्टर है, उसके अंदर जो पार्ट है क्वार्टरनरी और क्वाइनरी। क्वार्टरनरी के अंदर जैसे टीचर्स हैं जो सर्विस दे रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, तो इन लोगों को रखा जाएगा। जो नॉलेज सेक्टर है, जो नॉलेज बेस्ड है,
उनको रखा जाए क्वाटरनरी के अंदर, और क्वाइनरी के अंदर जो टॉप 1% मानते हैं देश के अंदर, जो लोग डिसीजन मेकिंग पावर रखते हैं, वो ऐसे सेक्टर्स को क्वाइनरी सेक्टर में रखा जाएगा। अब हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया कि सेक्टर कितने हैं और वो कौन से सेक्टर में क्या चीज आती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंट रेवोल्यूशंस इन प्राइमरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर के अंदर कुछ बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए हैं अपने हिस्ट्री के अंदर। प्राइमरी सेक्टर जो हमारा हमने देखा, ये एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशरीज, ये जो सेक्टर थे हमारे प्राइमरी सेक्टर थे। रेवोल्यूशन इसलिए लाए गए क्योंकि जब देश की आज़ादी के समय ये सेक्टर बहुत पिछड़े हुए थे, तो इनको ग्रो करने के लिए सरकार को समय समय पर बहुत सारे रेवोल्यूशन को शुरू करना पड़ा। उनका अलग अलग एजेंडा था, वो हम पढ़ते हैं कि क्या क्या थी और कब शुरू हुई। एग्रीकल्चर हैज द ऑलवेज बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इन इंडिया। तो एग्रीकल्चर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इंडिया में। ट्रेडिशनली इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सबसिस्टेंस फार्मिंग, ग्रोइंग जस्ट इनफ टू लिव ऑन। तो पहले जो फार्मिंग करी जा रही थी वो बस इतना ही था कि हम अपने लिए गुजारे के लिए कर पाए, उसको बेचना हमारा उद्देश्य नहीं था, कमर्शियलाइजेशन नहीं हुआ था। रिलायंस ऑन रेन एंड फोकस ऑन फूड ग्रेन्स। तो उस समय एक तो रेन बारिश पर बहुत डिपेंडेंसी थी और फूड ग्रेन पे ज्यादा फोकस था कि हम फूड ग्रेन को बनाएं विद लिटिल डाइवर्सिफिकेशन एंड कमर्शियलाइजेशन। तो उस समय एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन नहीं होता, मतलब हम सिर्फ खाने के लिए उसको उगा रहे थे, हम उसको बेचना नहीं चाहते थे, ठीक है। या एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री या मछली पालन से या इनसे पैसा कमाना नहीं हमारा मकसद नहीं था। लेकिन विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड राइजिंग इनकम्स द डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स हैज स्काई रॉकेटेड। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई और लोगों के पास पैसा आना शुरू हुआ, तब एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। टू मीट दिस डिमांड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कैरिड आउट ए सीरीज ऑफ रिवोल्यूशन इन द प्राइमरी सेक्टर टू इंक्रीज इस प्रोडक्शन कैपेसिटी। फिर ये देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी रेवोल्यूशन शुरू करी प्राइमरी सेक्टर में, जिससे कि उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर दीज लिस्ट बिलो। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इस लिस्ट में दी गई है। तो पहला तो है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड थी? एग्रीकल्चर या फूड ग्रेन्स के लिए। इसके फादर कौन थे, मतलब किसने इस जनक था जो जो, जो जिसने ये आइडिया दिया था? तो वो थे MS स्वामीनाथन। और ये टाइम पीरियड तब था 1966 से 1978 के बीच में ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया गया। तो हमने अभी पढ़ा था लास्ट चैप्टर के अंदर कि एक टाइम ऐसा था कि देश में हम ग्रेन को इंपोर्ट करते थे बाहर की कंट्रीज से। लेकिन जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन इसीलिए चलाया था कि हम सेल्फ सस्टेनेबल हो जाए और हम देश के अंदर खुद का ग्रेन खुद उगाएं, जिससे कि हम किसी और से इंपोर्ट ना करना पड़े और जिसमें हम देश के अंदर गेहूं के जो दाम है उनको कम कर सकें। तो ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया गया एग्रीकल्चर गुड्स के लिए और इसके जनक थे MS स्वामीनाथन और इसका टाइम पीरियड था 66 से 78। अब आपको ये याद नहीं रखना कि टाइम पीरियड क्या था, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में भी नहीं पूछेंगे। JEE के एग्जाम के अंदर ये चीज नहीं पूछ सकते। बस नहीं पूछ सकता मतलब कि पहले कभी देखा नहीं गया एग्जाम में पूछते। आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये एक तो ये बताता है कि उसके की पर्सन कौन थे या फादर्स कौन थे उसके जिसने ये क्रांति शुरू करी, या ये पूछ सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन किसके लिए शुरू की गई थी, रिलेटेड किसके लिए थी, ठीक है। तो मेजर जो है मैं आपको वही बताऊंगा, सारी याद करने की भी जरूरत नहीं है। ग्रीन रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। फिर व्हाइट रेवोल्यूशन हुई थी। व्हाइट रेवोल्यूशन जैसे नाम से पता चलता है मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए थी। और व्हाइट रेवोल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, क्योंकि ऑपरेशन फ्लड के अंदर ही ग्रीन व्हाइट रेवोल्यूशन लाई गई थी। और ये इसके जनक थे मिस्टर वर्गनिस कुरियन। तो इसका जो फादर थे वो V कुरियन थे। उसके बाद येलो रेवोल्यूशन लाई गई ऑयल सीड्स के लिए, सैम पित्रोदा थे। ब्लू रेवोल्यूशन फिश और एग्रीकल्चर के लिए थी, डॉक्टर अरुण कृष्णन थे। गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट्स, हनी और हॉर्टिकल्चर के लिए लाई गई थी, मिस्टर निरपक तुतेज थे। फिर गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन लाएगी जूट के लिए। सिल्वर रिवोल्यूशन लाएगी एक्स के लिए, इंदिरा गांधी जी ने शुरू की थी। सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन कॉटन के लिए लाई गई थी। पिंक रिवोल्यूशन फार्मास्यूटिकल्स के लिए या ओनियन के लिए, डॉक्टर दुर्गेश पटेल थे। ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर और कोकोआ के लिए हीरालाल चौधरी थे। रेड रिवोल्यूशन मीट और टमाटो के लिए लाई गई थी और विशाल तिवारी इसके जनक थे। ग्रे रिवोल्यूशन फर्टिलाइजर के लिए। एवरग्रीन रिवोल्यूशन ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। फिर इसका दोबारा से MS स्वामीनाथन ने एवरग्रीन रिवोल्यूशन शुरू की थी। ब्लैक रिवोल्यूशन पेट्रोलियम के लिए, राउंड रिवोल्यूशन पोटैटो के लिए और प्रोटीन
रिवोल्यूशन एग्रीकल्चर हायर प्रोडक्शन के लिए। तो प्रोटीन को एग्रीकल्चर की हायर प्रोडक्शन के लिए लाई गई थी, और ये दी थी मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2020 के अंदर। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है प्रोटीन रिवोल्यूशन। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, आपको याद रखिए ब्रैक रिवोल्यूशन, क्योंकि नाम से पता चलता है ब्रैक रिवोल्यूशन क्या है, पेट्रोलियम। उसके बाद रेड रिवोल्यूशन अब याद रख सकते हो, टमाटो के लिए और मीट के लिए थी, तो ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। फिर आपको याद रखना है पिंक रिवोल्यूशन फार्मास्यूटिकल्स के लिए या ऑनियन के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है गोल्डन रिवोल्यूशन फ्रूट्स, हनी और हॉर्टिकल्चर के लिए। और ब्लू रिवोल्यूशन भी फिशरीज और एक्वाकल्चर के लिए ब्लू रिवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, और व्हाइट और ग्रीन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इतनी याद रखनी है। ग्रीन रिवोल्यूशन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए एम एन स्वामीनाथन ने, व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए वी कुरवेन ने। ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन फिश और एक्वाकल्चर के लिए अर्जुन कृष्णन, गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट्स और हनी के लिए निरपक तुतेज ने, और आप मान को, और फिर ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए, और प्रोटीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने दी थी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिफरेंस बिटवीन द सेक्टर्स। अब जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में पढ़े हैं, इसमें डिफरेंस क्या है। प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर के अंदर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग। तो एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या आता है, प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, फिशरीज। ठीक है, तो बहुत मतलब जो रॉ मटेरियल हमको नेचर से प्राप्त होता है वो सारी इंडस्ट्री प्राइमरी में आती है। सेकेंडरी के अंदर इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, स्मॉल स्केल यूनिट्स, लार्ज कॉर्पोरेशंस। जो जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम रॉ मटेरियल से लेके, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में कर रहे हैं, स्मॉल स्केल यूनिट्स में, या कोई लार्ज कॉर्पोरेशन लगा के कर रहे हैं, वो सारे सेक्टर जो हैं सेकेंडरी में आएंगे। और टर्सरी के अंदर इन्वॉल्व सर्विस लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन। तो ये जो सारे सेक्टर हैं ये हमारे टर्सरी सेक्टर के अंदर आते हैं, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। फिर प्राइमरी सेक्टर को जाना जाता है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विस सेक्टर के नाम से, सेकेंडरी को जाना जाता है इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चर सेक्टर से, और टर्सरी को जाना जाता है सर्विस सेक्टर से। इनके रोल क्या है, प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर गुड्स एंड सर्विस। तो ये गुड्स और सर्विस बनाने के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। ट्रांसफॉर्म वन गुड इनटू अनदर बाय एडिंग वैल्यू इन इट। और ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड करवाता है उसके अंदर वैल्यू ऐड करके उसको एक फिनिश्ड गुड्स में बदलते हैं। और टर्सरी सेक्टर क्या है, ऑफर वैल्यूएबल सर्विस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। और टर्सरी सेक्टर जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करवाता है। कैसे करवाता है, क्योंकि देखो हम जानते हैं कि सर्विस देते हैं। अब सर्विस तो कुछ भी हो सकती है, मानो कि प्राइमरी सेक्टर वाले को या कोई फार्मर है, अब फार्मर को कोई विशेष बारे के मतलब उसमें कोई मतलब टेक्निकल नॉलेज उसको कोई चाहिए, मतलब टेक्निकल एक तरह से चाहिए कि मान लो उसकी फसल खराब हो रही है, उस फसल को खराब होने में कुछ कीड़ा लग रहा है, उस कीड़े को मारने के लिए उसको पता नहीं कि उसको किस तरीके का छिड़काव कर रहा है। तो अगर उसको कुछ कंसल्ट करना है तो वो किसी टेक्निकल आदमी से करेगा, तो वो व्यक्ति उसको सर्विस दे रहा है, मतलब एग्रीकल्चर की जिसको डीप नॉलेज है वो उसको सर्विस दे रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो टर्सरी सेक्टर वाला है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को ही सर्विस देता है। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर के लिए जैसे मानो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लगाया हुआ है, ठीक है, अब उसको उसका ध्यान या रख रखाव के लिए इंजीनियर चाहिए, तो इंजीनियर जो है उसको सर्विस देगा, तो वो एक तरह से सेकेंडरी सेक्टर को भी सर्विस देना हो गया। मेथड्स इसके अंदर जो होते हैं मोस्टली अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑफन यूज ट्रेडिशनल मेथड। तो मोस्टली जो है ना एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, मतलब यहाँ पे जो लेबर है वो स्किलफुल नहीं होगी, और दूसरा उनको काम करने के कुछ घंटे फिक्स नहीं होंगे। ठीक है, और ये ट्रेडिशनल मेथड भी चलता आ रहा है, और इसमें कुछ भी अभी ज़्यादा मतलब मशीनों का यूज ज़्यादा नहीं हो रहा है। और जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है उसमें ऑर्गेनाइज्ड है एंड यूज मोर एफिशिएंट प्रोडक्शन मेथड, और इसके अंदर जो है एफिशिएंट प्रोडक्शन मेथड का यूज किया जाता है, मतलब टेक्नोलॉजी को यूज ज़्यादा किया जाता है कंपेरेटिव टू प्राइमरी सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड है मतलब कि यहाँ पे जो व्यक्ति काम करते हैं वो स्किल्ड है, और उनके ऊपर काम के घंटे डिसाइडेड होते हैं, उनकी सैलरी जो है वो पहले से डिसाइडेड होती है। और टर्सरी के अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड यूज एडवांस लॉजिस्टिक एंड टेक्निक्स, और टर्सरी वाले जो सर्विस दे रहे हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं और एडवांस लॉजिस्टिक और टेक्निक का यूज करते हैं। प्राइमरी के अंदर इंप्लॉयमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया द सेक्टर इंप्लॉयज ए लार्ज पार्ट ऑफ वर्कफोर्स।
क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, तो ज्यादातर लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्राइमरी सेक्टर से ही मिलती है, और सेकेंडरी के अंदर रिक्वायर्स ए पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल्स सो द एम्प्लॉयमेंट रेट इज ऑफन इक्विलिब्रियम। तो क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर के लिए काम करने के लिए कुछ सेट ऑफ स्किल्स ऑलरेडी चाहिए होती हैं, तो यहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, मतलब ना तो ज्यादा लोग हैं ना कम लोग हैं, ठीक है, ब्रेक इवन पे, मतलब जितने लोग रिक्वायरमेंट है उतने ही बैठ रहे हैं। और टर्सरी के अंदर दिस सेक्टर इज शेयर्स एम्प्लॉयमेंट हैज राइजन ड्रामेटिकली इन रिसेंट ईयर, क्योंकि सर्विस सेक्टर की सर्विस सेक्टर हमारा बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है, ठीक है। और ये आपको बताऊंगा सर अभी कितने परसेंटेज पे हमारा सर्विस सेक्टर है और कैसे ग्रो किया। तो सर्विस सेक्टर ज्यादा ग्रो किया तो उसमें हमारी इंप्लॉयमेंट भी अब ज्यादा बढ़ने लगी है। तो ये हमने मेजर डिफरेंस देख लिया कि क्या क्या एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती हैं सेक्टर्स के अंदर, फिर उनको किस किन किन नाम से जाना जाता है, उनके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं, कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं और एम्प्लॉयमेंट कैसे दी जाती है। अब जीडीपी कंट्रीब्यूशन इन डिफरेंट सेक्टर, अब ये सभी सेक्टर्स के अंदर जीडीपी का कंट्रीब्यूशन किस प्रकार रहा है। बाय द लेट 1990s इंडियन इकोनॉमी हैड ट्रांजिशनड फ्रॉम बीइंग डोमिनेटेड बाय एग्रीकल्चर टू बीइंग डोमिनेटेड बाय सर्विस। तो 1990 के लेट के दशक में, मतलब 1990 के समय में एग्रीकल्चर सेक्टर पहले बहुत डोमिनेटेड था, लेकिन 1990 के बाद ये सर्विस सेक्टर का शेयर्स हमारी जीडीपी में बढ़ गया, विद द सर्विस सेक्टर अकाउंटिंग फॉर ओवर हाफ ऑफ द नेशनल जीडीपी, मतलब ये 50% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करने लग गया था। टुडे द एग्रीकल्चर सेक्टर इज अबाउट 19% ऑफ टोटल जीडीपी, द सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट मोर देन 54% एंड द सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूट 27%। तो अब जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, वो 19% कंट्रीब्यूट कर रहा है, और हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है 54%, और जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है जैसे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वो कर रहा है 27%। ठीक है, देश की जीडीपी में भागीदारी निभा रहे हैं। अब ये टेबल के ये और पाई चार्ट से हम समझ सकते हैं इसको, जो नीचे दिया। तो 1950 से लेके 2024 तक जीडीपी का हम देखते हैं कि कैसे रही। देखो, सेक्टरल जीडीपी कंट्रीब्यूशन ओवर टाइम, तो ये जो ग्राफ है ना, इससे आप समझ सकते हो कि जीडीपी कंट्रीब्यूशन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में किस प्रकार चली। तो ये जो आप देख रहे हो ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइन ये हमारी है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्री के लिए हमारी ये लाइन है और सर्विस के लिए हमारी ये लाइन है। अब हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा एग्रीकल्चर था ये 1950 है, ये 1950 60 70 ऐसे लिया हुआ है, ये थोड़ा साफ नहीं आया। तो 1950 के अंदर हम शेयर ऑफ जीडीपी के अंदर 50% से भी ज्यादा थे एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। लेकिन ये जैसे जैसे समय बीतता गया कम होता गया, और आज हम 2024 में 2025 के अंदर आ गए, लेकिन हमारे पास डेटा जो है 2023-24 का ही है। तो इसमें हम 20% के नीचे, मतलब 19% के पास रह गए हैं। और इंडस्ट्री के अंदर हम देखेंगे तो इंडस्ट्री हमारी ग्रो करी है। इंडस्ट्री हमारी 1950 में 10% से भी कम थी, जो कि आज हम लगभग 27% के पास आ गए हैं। और हम बात करें अगर हमारी सर्विस की, तो सर्विस हमारी लगभग 33-34% के पास थी, जो कि आज हमारा 55% के पास, मतलब 54% का कंट्रीब्यूशन कर रही है। और ये देखो 1990-91 के टाइम में टर्सरी सेक्टर हमारा 54% कंट्रीब्यूट कर रहा था, जो कि 23-24 में, जो कि आज का ही कुछ पुराना डेटा, मतलब पिछले साल के डेटा के अनुसार ये 54% पे पहुंच गया है। तो हमारा सर्विस सेक्टर जो है इंडिया की जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, और एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा भी 19% के पास पहुंच गया है। और यही चीज मैंने इस टेबल में भी बताई है, सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन इंडियन जीडीपी। तो 1950 के अंदर 51% प्राइमरी का कंट्रीब्यूशन था, 14% सेकेंडरी का था और 33% टर्सरी का था। और यही आज 2023 के अंदर 19% रह गया एग्रीकल्चर, 25% रह गया है मैन्युफैक्चरिंग, और टर्सरी का रह गया 54%, ठीक है। और ये डाटा सोर्स किया मैंने मॉस्पी के डेटाबेस के आधार पर। तो ये कहने का मतलब ये है कि अभी जो हमारा जीडीपी कंट्रीब्यूशन है भारत के अंदर, वो फिलहाल इस पे चल रहा है। एग्रीकल्चर 19% कंट्रीब्यूट करती है, सेकेंडरी जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है वो 27%, और सर्विस सेक्टर 54% इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब हमने ये पता चल गया कि कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं, वो सेक्टर्स के अंदर क्या क्या इंडस्ट्री को कवर किया जाता है, और उनका आज के टाइम इंडिया की इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन है।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एग्रीकल्चर। Agriculture has always been the most significant sector in India. It is not only the largest sector but also has the biggest private sector. It is the main unorganized sector in the economy. और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारा मेन ऑर्गेनाइज सेक्टर है, सबसे बड़ा सेक्टर भी है, जिसके क्यों बड़ा इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति जो वर्कफोर्स हमारी वो आज भी एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा निर्भर करती है। While agriculture share of the country gross income has been declining, the industrial and service sectors shares has been steadily increasing. तो एग्रीकल्चर का क्या जीडीपी में शेयर गिर रहा है और इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का शेयर बढ़ रहा है। दिस इज बिकॉज द इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर हैज एक्सपेंडेड एट ए फास्टर रेट देन एग्रीकल्चर, क्योंकि सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो किए। हाउएवर एग्रीकल्चर हैज बीन सेटिस्फैक्टरी डेवलपमेंट ड्यू टू इंप्रूव टेक्नोलॉजी, इरिगेशन इनपुट्स एंड प्राइस स्ट्रेटजी। लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर कम हुई है देश के अंदर, एग्रीकल्चर का परसेंटेज इसलिए कम हुआ है क्योंकि इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर ने बहुत ज्यादा ग्रो किया है। लेकिन एग्रीकल्चर ने भी सेटिस्फैक्टरी डेवलपमेंट करी है क्योंकि उन्होंने अपनी अब फार्मिंग करने की टेक्नोलॉजी बढ़ाई है, इरिगेशन को अच्छा किया है और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी भी उन्होंने बनाई है। एज पर द मिनिस्ट्री इन एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर रिपोर्ट्स, तो ये 2024-25 की रिपोर्ट के आधार पर एग्रीकल्चर प्लेज ए वाइटल रोल इन इंडियन इकोनॉमी। 54.6% ऑफ टोटल वर्कफोर्स इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर एक्टिविटीज। जो 2011 की जनगणना के अनुसार देश के अंदर 54.6% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर निर्भर करते हैं इंप्लॉयमेंट के लिए, एंड अकाउंट्स 18.6% ऑफ कंट्रीज ग्रॉस वैल्यू एडेड फॉर द ईयर 2021-22, और 18.6% वो देश के अंदर ग्रॉस वैल्यू एडेड करते हैं, जीवीए। जीवी होता है कि एक कंट्री के अंदर किसी एक साल के अंदर कितना रुपए का प्रोडक्शन हुआ, कितने रुपए का प्रोडक्शन हुआ, चाहे वो किसी भी सेक्टर का हो, और उस प्रोडक्शन को करने के लिए जो कॉस्ट आई या जो इनपुट देना पड़ा उसको माइनस कर दिया जाएगा। तो इसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, कि उस साल में कितनी वैल्यू ऐड हुई हमारी प्रोडक्शन के अंदर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर उस ग्रॉस वैल्यू एडेड के अंदर 18.6% की भागीदारी निभाता था 2021-22 के साल के अंदर। गिवन द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन सेवरल स्टेप्स फॉर इट्स डेवलपमेंट इन द सस्टेनेबल मैनर। और एग्रीकल्चर सेक्टर को इंपॉर्टेंस देते हुए भारत सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। एज पर द लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स 2022-23, टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री इज 328.7 मिलियन हेक्टर्स। तो लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स 2022-23 के अनुसार भारत का जो जियोग्राफिकल एरिया है, मतलब भारत का जो टोटल एरिया है, ये पूरा भारत मानो, ये भारत का पूरा एरिया है, वो 328.7 मिलियन हेक्टर है। द नेट एरिया शोन एज 147.7 मिलियन हेक्टर्स, और उसके अंदर से 328 में से जो नेट है वो 140.7 मिलियन हेक्टर है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जो 320 है ना, 320 मिलियन हेक्टर के अंदर 328 मिलियन हेक्टर के अंदर कुछ पहाड़ होंगे, ठीक है, कुछ जंगल होगा, तो ये सब, इन सबको हटाने के बाद हमारे पास 140.7 मिलियन हेक्टर जमीन बचती है, विच इज 42.8% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया। और वो जो है 42.8% जमीन है भारत के पास जिसके अंदर हम फार्मिंग कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इस जमीन को इंसान यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्री। द इंडस्ट्रियल सेक्टर इज इक्वली वाइटल फॉर द इकोनॉमी एज इट्स प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट एंड क्रिएट्स डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो इंडस्ट्री सेक्टर भी हमारे लिए जरूरी है क्योंकि वो इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे ज्यादा भागीदारी निभाता है, फिर इंप्लॉयमेंट जनरेट करता है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की डिमांड को बढ़ाता है। इंडिया इंडस्ट्रियल सेक्टर इज डिवाइडेड इनटू 4 सब सेक्टर, और इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो 4 भागों में बांटा गया है। देखो ये सेक्टर जो है ना वो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट भी रहते हैं। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमको रॉ मटेरियल प्राप्त नहीं होगा तो उसकी वजह से सेकेंडरी सेक्टर जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो काम नहीं कर पाएगा। मतलब रॉ मटेरियल नहीं होगा तो वो उसका फिनिश गुड कैसे बनाएगा, और अगर फिनिश गुड मतलब, और एग्रीकल्चर और सेकेंडरी सेक्टर हमारा अगर काम नहीं कर रहा तो सर्विस सेक्टर वाले सर्विस किसको देंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर जो पैसा ही नहीं होगा तो कोई डिमांड ही नहीं करेगा उनकी सर्विस की। तो ये सेक्टर तीनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। चलो उसको छोड़ो, अभी है इंडस्ट्री के बाद। इंडस्ट्री जो है वो 4 भागों में बांटी गई है, माइनिंग एंड क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग,
पावर, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विस और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स फॉर अबाउट 18% ऑफ द टोटल GVA, while construction accounts for 8%. The journey of Indian industry can be summed by up to 4 phases. जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो 18% जीबीए के अंदर कंट्रीब्यूट करती है और कंस्ट्रक्शन जो है वो 8% कंट्रीब्यूट करता है। और इंडिया की इंडस्ट्री को है 4 भागों में बांटा गया है। जो फेज 1 था वो 1951 से 57 के बीच में था, जब इंडस्ट्री इंडिया में स्थापित करी गई थी। फिर 65 से 80 के अंदर इंडस्ट्री डिक्लाइन में चली गई थी, क्योंकि उस टाइम हमारे जो इंडिया जो है बहुत 3 वार हो चुके थे इंडिया के, 2 पाकिस्तान के साथ और 1 चाइना के साथ। तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। फिर 80 से 91 के बीच में इंडस्ट्री ने रिकवरी करना शुरू किया और 91 के बाद से हमारा पोस्ट रिफॉर्म शुरू हो गया, क्योंकि 91 के अंदर हम जब भारत के अंदर LPG रिफॉर्म्स आ गए थे, तब उसके बाद हमारी इंडस्ट्री जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इंडस्ट्री को इस प्रकार 4 भागों में बांटा गया। इस चार्ट में भी आप समझ सकते हो कि 51 से 56 के बीच में इंडस्ट्री की जो ग्रोथ रेट थी वो 7.3% थी, क्योंकि उस टाइम इंडस्ट्री की स्थापना ही हुई थी। फिर जब वॉर वाली कंडीशन थी 65 से 1980 के अंदर, तब हमारी इंडस्ट्री 4.1% से ग्रो हुई थी। फिर 1980 से 1990 के बीच में हमारी इंडस्ट्री जो रिकवर करने लगी थी 7.6% से। उसके बाद जब LPG रिफॉर्म्स आ गए, तब हमारी इंडस्ट्री जो है पोस्ट रिफॉर्म में चली गई और 6.8% से ग्रो करी थी। तो पहले तो इंडस्ट्री कितने तरीके बांटी हुई है? 4 तरीके से, माइनिंग एंड क्वायरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, यूटिलिटी सर्विस जो जितनी भी है, और कंस्ट्रक्शन। ठीक है। उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन 18% है और कंस्ट्रक्शन का कंट्रीब्यूशन 8% है। और फिर इंडस्ट्री के 4 भागों में बांटा है 90। तो वो जो मैंने आपको पूरा इसको बता ही दिया, क्लियर कर दिया है। द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस IPP मेजर द चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड द इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज ICI ट्रैक्स द ग्रोथ ऑफ 8 की इंडस्ट्रीज। 8 की इंडस्ट्रीज हमारी कौन है? जो कोर हमारी इंडस्ट्रीज हैं, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। तो ये 8 सेक्टर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोर सेक्टर का दर्जा दिया हुआ है। तो जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो बताता है कि हमारा प्रोडक्शन जो है वो किस प्रकार से बढ़ रहा है या कम हो रहा है। और जो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज है वो इन 8 सेक्टर की ग्रोथ को बारे में बताता है। और जो नीचे मैंने बताया है वो इन कोर इंडस्ट्रीज के बारे में ही बताया है। 2011-12 का बेस लेके 100 माना गया उसको। ठीक है। और 2011-12 को 100 था और 2012-13 में वो 103 हो गया। तो मतलब हमारा जो इंडस्ट्री है वो 1 साल के अंदर ही 3.8 पॉइंट से ग्रो किया था। और आज 2024-25 के समय ये 164.9 तक पहुंच चुका है। मतलब 2011-12 कंपैरिजन में ये लगभग 64% से ग्रो कर चुका है। ठीक है। तो ये हमारा इंडस्ट्री हमने देख लिया, एग्रीकल्चर हमने देख लिया। नेक्स्ट है सर्विस। द सर्विस सेक्टर इन इंडिया encompasses a wide range of intangible goods and services including trade, hotels, transport, communication, financial service, real estate, public administration। तो जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत सारी इंटेंजिबल गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करता है। इंटेंजिबल गुड्स मतलब इंटेंजिबल वर्ड का मतलब होता है जिसको टच नहीं किया जा सकता, उसको इंटेंजिबल बोलते हैं। आपने इंटेंजिबल एसेट सुनी होगी ना, जैसे गुडविल और ट्रेडमार्क, ये सारी इंटेंजिबल एसेट होते हैं। तो वैसे ही इंटेंजिबल गुड्स देता है और सर्विस देता है। अब सर्विस कोई अगर कर रहा है तो वो किसी को फिजिकल तो कोई चीज नहीं दे रहा ना। जैसे होटल में जाके आप ठहरे तो आपको फिजिकली तो कुछ नहीं मिला। तो इस प्रकार से जो है वो सब चीजें सर्विस के अंदर आती हैं। दिस सेक्टर हैज एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट ग्रोथ ओवर द डिकेड्स रिफ्लेक्टिंग द कंट्रीज इकोनॉमिक ट्रांसपोर्टेशन। और ये सेक्टर ने सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाई है जिससे इकोनॉमी की ट्रांसफॉर्मेशन में उसको बहुत मदद हुई है। अब इसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा जीडीपी के अंदर। एज ए फिजिकल ईयर 23-24 द सर्विस सेक्टर अकाउंटेड फॉर अप्रोक्सीमेटली 54.72% ऑफ द इंडियाज ग्रोस वैल्यू एडेड। तो इंडिया की ग्रोस वैल्यू एडेड में सिर्फ सर्विस सेक्टर जो है वो लगभग 55% या 54% बोलो, इतना कंट्रीब्यूशन कर रहा है ग्रोस वैल्यू एडेड के अंदर, अमाउंटिंग टू 146.44 लाख करोड़ रुपीज आउट ऑफ टोटल जीवीए 267.62 लाख करोड़। तो इंडिया के अंदर टोटल जो ग्रोस वैल्यू एडेड हुआ था, मतलब 1 साल के अंदर हमने जितना प्रोडक्शन किया था वो 267.62 लाख करोड़ रुपए का था, जिसमें 146.44 लाख करोड़ तो ओनली सर्विस सेक्टर ने प्रोवाइड किया, जो कि
55% बनता है। दिस मार्क्स ए सब्सटेंशियल इंक्रीज फ्रॉम 33% 1950 एंड 53% टू इन 21-22। तो 21-22 के अंदर 53% कॉन्ट्रीब्यूशन था और 23-24 के अंदर ये कॉन्ट्रीब्यूशन 55% हो गया। इसका मतलब ये है कि सर्विस सेक्टर जो है हमारा धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और भी ग्रो कर रहा है। अंडरस्कोरिंग द सेक्टर एक्सपेंडिंग द रोल ऑफ इकोनॉमी। और सर्विस सेक्टर क्या है, इंप्लॉयमेंट जनरेट करता है बहुत सारी, वो कितनी है। डिस्पाइट द डोमिनेंट शेयर ऑफ जीबीए द सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयमेंट इज रिलेटिवली मोडेस्ट। लेकिन उसका जीबीए में कंट्रीब्यूशन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी उसका एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन जो है वो कम है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन 2021 31% ऑफ इंडियन वर्कफोर्स वर एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर कंपेयर टू द ग्लोबल एवरेज ऑफ 49.7%। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एक पूरे वर्ल्ड में 49.7% जो लोग काम कर रहे हैं, वो 49 जितने लोग काम कर रहे हैं उसमें से 49.7% लोग सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया में ये आंकड़ा 31% ही है। दिस डिस्पैरिटी हाईलाइट्स द सेक्टर्स कैपिटल इंटेंसिव नेचर एंड नीड ऑफ फॉर पॉलिसीज दैट प्रमोट्स इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये सेक्टर के अंदर अभी और पैसा डालने की जरूरत है गवर्नमेंट को, और इसमें पॉलिसी गवर्नमेंट को बहुत चेंज करने की जरूरत है जिससे कि और इंप्लॉयमेंट ग्रोथ हो पाए। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। इंडिया हैज emerged एज द ग्लोबल लीडर इन सर्विस एक्सपोर्ट। इंडिया जो है वो सर्विस एक्सपोर्ट करने में ग्लोबल लीडर है। कैसे है, क्योंकि देखो एक समय था जब हमारी जो इन्फोसिस या विप्रो ये कंपनियों का निर्माण हुआ था, ये कंपनियां जब बनी थी ना तब ये सिर्फ यूएसए को सर्विस देती थी, ये यूएसए का एक तरह से कॉल सेंटर संभालती थी, ठीक है। और ये इनके जो मेन क्लाइंट थे वो यूएसए से ही आते थे। यूएसए ने क्या किया था, जब यूएसए में आईटी बूम आया तब इन्होंने जो अपना बैकएंड जो एक्सप्रेस ऑपरेशन थे ना, क्योंकि इंडियन लोग क्या बहुत सस्ते पड़ते थे इनको, तो ये सब बैकएंड ऑपरेशन इन कंपनियों को देने लगी थी, इन्फोसिस और विप्रो को। और इन्होंने ही इंडिया के अंदर मेनली सर्विस सेक्टर की शुरुआत करी थी। तो बात यह है कि ये सब देखते हुए इंडिया आज भी सर्विस सेक्टर में किंग हो गया है, क्योंकि अब हम हमारी जो सर्विस है उसको एक्सपोर्ट भी बहुत करते हैं। पर्टिकुलरली इन द सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर इन द फिस्कल ईयर 22-23 इंडियन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट रीच टू रिकॉर्ड $320 बिलियन। तो इंडिया ने अकेले 22-23 के अंदर ही अपने जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किए वो 320 बिलियन की किए, अकाउंटिंग फॉर द अप्रोक्सीमेटली 11% ऑफ ग्लोबल कंप्यूटर सर्विस एक्सपोर्ट। और ये वर्ल्ड में 11% एक्सपोर्ट सिर्फ इंडिया ने ही कर दिए थे। दिस ग्रोथ इज ड्रिवन बाय इंक्रीजिंग डिमांड फॉर डिजिटल सपोर्ट, क्लाउड सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन। और ये इसकी डिमांड इसलिए बढ़ी क्योंकि आजकल डिजिटल सपोर्ट बहुत देने लगे, क्लाउड सर्विस का बहुत प्रचलन हो गया। क्लाउड सर्विस मतलब कि अब आपको जो स्टोरेज चाहिए वो स्टोरेज आपको रेंट पे मिल जाएगी, तो उसको ही क्लाउड सर्विस बोलते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा मॉडर्न हो रहा है। तो मतलब इसकी जो ग्रोथ की डिमांड है ना वो ये डिजिटल सर्विस बढ़ने की वजह से और बढ़ी है। तो इंडिया जो है वो अपना जो आईटी जो अपना सर्विस सेक्टर है उसको एक्सपोर्ट करने में सबसे लीडर है। और इसमें जो मेजरली जो सेक्टर भूमिका निभा रहा है, जो मेजरली इंडस्ट्री भूमिका निभा रही है वो है आईटी इंडस्ट्री। फिर है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। सर्विस सेक्टर कंटिन्यूज टू अट्रैक्ट सिग्निफिकेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 बाय अनकांड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इंडिया वाज द 7th लार्जेस्ट रिसिप्ट ऑफ एफडीआई अमंग द टॉप 20 होस्ट कंट्रीज इन 2021। तो इंडिया के अंदर 7वें नंबर पे 7th नंबर पर उसने एफडीआई अट्रैक्ट किया अपनी तरफ सर्विस सेक्टर के अंदर। दिस इन्फ्लक्स ऑफ एफडीआई अंडरस्कोर द सेक्टर अट्रैक्टिवनेस टू ग्लोबल इन्वेस्टर एंड इट्स पोटेंशियल टू फर्दर एक्सपेंशन। और ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ और आकर्षित करता है और इससे कि उसकी अभी और पोटेंशियल है उसके अंदर ग्रो करने का। तो सर्विस सेक्टर हमने ये देखा कि सर्विस सेक्टर जो है जैसे कि होटल्स, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल सर्विस जैसे बैंकिंग, ठीक है, इंश्योरेंस, ये सब जो है सर्विस सेक्टर का ही पार्ट है। सर्विस सेक्टर के अंदर हमारी जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है 54.72%, जो कि नंबर्स के अंदर 146.44 लाख करोड़ बनता है। और ये पहले ये कंट्रीब्यूशन 1950 में 33% होता था सिर्फ। और एम्प्लॉयमेंट भी सर्विस सेक्टर की वजह से बहुत इंडिया में बढ़ी है, लेकिन ग्लोबल एवरेज में अभी भी हम बहुत पीछे हैं। ग्लोबल एवरेज है 49.7%, लेकिन हमारा जो अभी है
31% ही हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया लीडर है, क्योंकि इंडिया सबसे ज्यादा सर्विस एक्सपोर्ट करता है, और ये इसका नंबर जो है वो 320 बिलियन है इंडिया के एक्सपोर्ट का सर्विस के टर्म्स में 2022-23 के अनुसार, जो कि ग्लोबल अगर आईटी ग्लोबल सर्विस देखे तो 11% वो बनता है। जो इंडिया के अंदर एफडीए आ रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सर्विस सेक्टर के अंदर, वो 7वें नंबर पर इंडिया रिसीव कर रहा है। एफडीए का मतलब होता है कि बाहर का कोई व्यक्ति, बाहर के इन्वेस्टर्स मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया की किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया की कंपनी में स्टेक खरीद के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एफडी जो है लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट इन सेकेंडरी सेक्टर। तो सेक्टर, ये वेरियस सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ रेट किस प्रकार से रही है। तो इंडस्ट्री हमारी प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस या टर्शरी। रूरल रेजिडेंस, जो गांव में रहने वाले हैं, वो प्राइमरी सेक्टर उनको सबसे ज्यादा रोजगार दे रहा है 66.6%। फिर रूरल के लिए सेकेंडरी में 16% और सर्विस के अंदर 17.4%। अर्बन, जो शहरों में रहते हैं, तो शहरों वाले लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर से बहुत कम जुड़े हैं, तो सिर्फ 9% ही है उनका। सेकेंडरी के अंदर 31% और सबसे ज्यादा है सर्विस सेक्टर के अंदर जो है 60%। और इसके अंदर हम बात करें मेल की, तो मेल जो है वो 43.6% है प्राइमरी सेक्टर के लिए, और सेकेंडरी के अंदर 25.9% और सर्विस सेक्टर के लिए 30%। फीमेल का 62, क्योंकि फीमेल जो है वो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर पे काम कर रही हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा काम कर रही हैं। फिर सेकेंडरी में 20% और सर्विस सेक्टर में 17.2%। तो फीमेल का कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर में बहुत कम है। टोटल वर्कफोर्स कितनी है? टोटल वर्कफोर्स जो है प्राइमरी सेक्टर के अंदर काम करने वाले 48% लोग हैं, सेकेंडरी में 24 और 26% जो है वो सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो मतलब प्राइमरी सेक्टर जो है, जो एग्रीकल्चर और उसकी अलाइड एक्टिविटीज, उसके अंदर आज भी सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंप्लॉयड अप्रोक्सीमेटली 1.85 करोड़ वर्कर्स इन द फिजिकल ईयर 22-23। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो इंडस्ट्रीज हैं, उसमें 1.85 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, मार्किंग द 7.5% इंक्रीज इन द प्रीवियस ईयर। और 22-23 की देखें तो 21-22 के मुकाबले 7.5% के इंक्रीज हुआ है। दिस ग्रोथ ड्रिवन बाय द की सेगमेंट सच एज मेटल, पेट्रोलियम, फूड प्रोडक्ट्स, मोटर व्हीकल्स। डिस्पाइट द इंक्रीज, मैन्युफैक्चरिंग स्टिल अकाउंट्स द मोडेस्ट शेयर इन द एम्प्लॉयमेंट। ये इंक्रीज होने के बाद भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो अभी भी कम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। द कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर इन इंडिया। एज ऑन 21-22 employed 12.4% of total workforce up to 1.6% in 2019-20। जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो हमारा अभी इंडिया के अंदर 12.4% कंट्रीब्यूट कर रहा है, और जो पहले 19-20 के अंदर 11.6% था, वो बढ़कर 12.4% हो गया। दिस सेक्टर प्लेज ए क्रूशियल रोल इन प्रोवाइडिंग जॉब्स एंड स्टिमुलेटिंग ग्रोथ थ्रू बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज। तो ये बस आपको इतना याद रखना है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर हमारा जो एम्प्लॉयमेंट का कंट्रीब्यूशन है वो 12.4% है, और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो 24.3% है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सनराइज सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। तो ऐसे कौन से सेक्टर हैं जिनका जो भविष्य है वो अभी बहुत उज्जवल है इंडिया इकोनॉमी के अंदर। ए सनराइज सेक्टर is an industry that is still new but has potential for significant growth in the future। तो अभी तो वो इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन फ्यूचर के अंदर उसकी ग्रोथ होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। इट इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय स्टोरिंग स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट्स, हाई डिग्री ऑफ इनोवेशन एंड हाई पब्लिक अवेयरनेस। तो इसको ऐसे देखा जाता है कि उसमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट आने वाली है, इनोवेशन उसमें अभी और होगी, और पब्लिक अवेयरनेस इसमें और बढ़ने वाली है। एग्जिस्टिंग इंडियन इंडस्ट्रीज that can be characterized as sunrise sectors are likely to benefit the economy in terms of job creation and business growth। तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं वो जॉब क्रिएशन भी आगे भविष्य में कर सकती हैं और बिजनेस भी बढ़ा सकती हैं। जैसे ग्रीन एनर्जी जैसे रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ये सब जो है। फिनटेक जैसे कि हमारे जो फिनटेक जैसे फोन पे, गूगल पे ये आए हैं, इनको फिनटेक बोला जाता है। मतलब आपके फाइनेंशियल को रखना विद टेक्नोलॉजी, तो इसका जो एक्रोनिम है वो फिनटेक होता है।
मतलब टेक्नोलॉजी के साथ आपको फाइनेंस पहुंचाना। आईटी सेक्टर जो है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स जो ये सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल्स दवाइयाँ वगैरह ये सब, ऑटोमोबाइल जैसे जो कार मैन्युफैक्चर है, व्हीकल्स ये सब, हेल्थ केयर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और रिटेल सेक्टर। तो ये सारे जो सेक्टर हैं ये इंडिया के अंदर सनराइज सेक्टर का दर्जा इनको है। लास्ट टॉपिक हमारा है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स किसे कहा जाता है। आपने आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो मैंने बीच में बोला भी था, ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर जहां पर जो वर्क कंडीशंस हैं वो निश्चित होती हैं और अनऑर्गेनाइज में निश्चित नहीं होती। लाइक सैलरी और उनका काम करने का समय ये निश्चित नहीं होता। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है। द ऑर्गेनाइज सेक्टर इज वन विच द जॉब टर्म्स आर फिक्स्ड एंड रेगुलर एंड द एम्प्लॉयज आर गारंटेड वर्क। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके अंदर जो जॉब करने की शर्तें हैं वो पहले से फिक्स होती हैं, रेगुलर होती हैं और उसमें जो एम्प्लॉय की गारंटी है, काम की गारंटी उनको दी जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको एक दिन के लिए काम करा लिया उसके बाद कोई काम नहीं है, तो काम की इसमें गारंटी रहेगी। दिस इंक्लूड बिजनेसेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल एंड यूनिट्स दैट आर रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। तो इसमें वो सब चीजें, वो सब संस्थाएं या वो सब ऑर्गेनाइजेशंस जो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होती हैं वो सब ऑर्गेनाइज सेक्टर का ही पार्ट है, क्योंकि जैसे वो रजिस्टर्ड होंगी तो गवर्नमेंट्स के जो उसमें लो हैं वो काम करने शुरू कर देंगे। इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब टर्म्स आर स्टेबल, एम्प्लॉय हैव टू गारंटीड वर्क एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट को देने पड़ेंगे, लाइक उनको रिटायरमेंट के लिए कुछ पैसा जोड़ना होगा, पेंशन देनी होगी, मेडिकल कवर देना होगा, तो ये सब करना होगा ऑर्गेनाइज सेक्टर को। और इसके अपोजिट है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। The unorganized sector, on the other hand, is one of the employment terms are not defined and regular। तो इसके अंदर employment जो term है वो defined भी नहीं होती और वो हमेशा सेम भी नहीं रहेंगी। And the enterprise are not registered with the government। और ये enterprise जो है वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर भी नहीं होता है। It's include construction workers, domestic worker, street vendor and those working in tiny workshop। तो इसके अंदर क्या है, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं और डोमेस्टिक वर्कर जो मतलब मजदूर लोग हैं, ठीक है, या स्ट्रीट वेंडर जो गलियों में सामान बेचने वाले आते हैं, इन लोगों को कभी ये जो सेक्टर है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोला जाता है, क्योंकि इनके काम करने के घंटे या इनकी सैलरी या इनकी एम्प्लॉयमेंट कहीं भी निश्चित नहीं होती। दिस सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो वेजेस, अनस्टेबल एंड इरेगुलर वर्क एंड लैक ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड ट्रेड यूनियंस। और इनको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होती, ना ही इनकी कोई ट्रेड यूनियन होती है। तो ये है हमारा ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर हमारा वो सेक्टर हुआ जहां पर एक फिक्स सैलरी की बात पहले होगी, आपको टर्म्स एंड कंडीशन पता होंगे उस जॉब्स के, आपको वर्किंग आवर्स पता होंगे और आपको प्रोटेक्शन होगा ट्रेड यूनियन का, या फिर आपके जो इंटरप्राइज है उसके अंदर जो एम्प्लॉयज यूनियन होगी। तो ये सब आपको बेनिफिट्स देंगे। और ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आपके एम्प्लॉयर को आपके लिए सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी आपको प्रोवाइड कराना होगा। इसके अपोजिट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपका कोई भी रेगुलर जॉब नहीं होगी, कोई भी आपको टर्म्स पहले से नहीं पता होंगे कि क्या काम करना है, कितना काम करना है, कितनी देर तक काम करना है। फिर इसके अंदर कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे और इसके अंदर आपको कोई यूनियन का बेनिफिट नहीं होगा, ट्रेड यूनियन नहीं होगी। तो आपका यहाँ पे मतलब एक्सप्लॉयटेशन होने के चांस यहाँ पे ज्यादा रहते हैं। इसमें जैसे स्ट्रीट वेंडर, कंस्ट्रक्शन वर्कर या कोई छोटी दुकानों पे काम करने वाले लड़के, या आपने देखते हैं कि चाय की दुकानों पे जो लड़के काम करते हैं, तो ये सारा जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इसमें क्या क्या डिफरेंस है तो मीनिंग हमने देखी ली। वैसे तो एक सेक्टर वेयर एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर फिक्स्ड एंड रेगुलर एंड एम्प्लॉय गेट अश्योर्ड वर्क, ठीक है, तो ये हो गया अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड में कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर यूनिट्स विच आर लार्जली नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। और ये जो है गवर्नमेंट पास रजिस्टर नहीं होते। गवर्नड बाय वेरियस एक्ट लाइक फैक्ट्रीज एक्ट, बोनस एक्ट, पीएफ एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट एक्सेट्रा। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर को बहुत सारे सेक्टर्स एक्ट के साथ चलाया जाता है, नॉट गवर्न बाय एनी स्पेसिफिक एक्ट। और ये जो है किसी भी एक्ट के अंदर नहीं आते। इसमें गवर्नमेंट रूल जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलोड करने पड़ते हैं, इसमें कोई भी रूल फॉलो नहीं होता। इसमें रेमुनरेशन जो है रेगुलर की मंथली सैलरी, मतलब इसमें जो पैसा काम करने वाले को दिया जाएगा वो मंथली सैलरी के रूप में दिया जाएगा। इसमें जो है डेली वेजेस दिए जाएंगे। जॉब सिक्योरिटी ऑर्गेनाइज सेक्टर में दी जाती है, वर्कर्स एंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी नहीं दी जाती। एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर, पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीजन। तो जो लोग हैं वो कभी भी काम छोड़ के जा सकते हैं, और या उनको ऐसे कहा जा सकता है कि आप कल से काम पे मत आओ। मतलब ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का सबसे बड़ा नुकसान ये है।
जो ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्किंग आवर्स हैं वो फिक्स रहते हैं और अनऑर्गेनाइज में वो फिक्स नहीं रहते। सैलरी ऑफ वर्कर्स, तो इसमें जो सैलरी दी जाती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ये एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट, तो इसमें जो गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है वो दी जाएगी, या फिर जो मिनिमम वेजेस जो डिसाइड की जाती है वो तो एटलीस्ट दिया ही जाएगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ऑफन लेस देन द सैलरी प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट, और इसके अंदर ऐसा देखा जाता है कि इसमें एम्प्लॉय का एक्सप्लॉइटेशन होता है, ज्यादा काम कराया जाता है और उसमें पैसा भी कम दिया जाता है। कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम की बात कर रहे थे, मतलब प्रोविडेंट फंड के अंदर वो पैसा डालेंगे तो ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले को डालना होगा द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, मतलब एम्प्लॉयर को अपने कंट्रीब्यूशन भी देना होगा, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले को कंट्रीब्यूशन भी नहीं देना। बेनिफिट्स एंड प्रिक्विजिट्स, जो बेनिफिट्स जो इनको देने होंगे, जैसे कि अगर जैसे हम आपने देखा होगा कि बैंक में जो काम कर रहे हैं, मतलब बैंक में हम जो काम कर रहे हैं तो हमको पेट्रोल अलाउंसेस मिलता है, या घर घर की लीज मिलती है, या फर्नीचर की सुविधा मिलती है बहुत सारे बैंक्स में, तो ये क्या है, परक्विजिट्स मिल रहे हैं उसको। बैंक उसी संस्था के साथ जुड़ने में जो बेनिफिट्स है परक्विजिट उससे एक्सक्लूडिंग फ्रॉम द सैलरी, तो ये उसको एम्प्लॉयर देगा। तो एम्प्लॉइज गेट एड ऑन बेनिफिट्स लाइक मेडिकल फैसिलिटीज, पेंशन, लीव, ट्रैवल कंसेशन एक्सेट्रा, मतलब एक्सेट्रा के अंदर जो फर्नीचर जो मैंने एग्जांपल है वो है, जैसे पेंशन सुविधा उसको मिलेगी, तो LTC या उसको मतलब पेड लीव मिलेगी, और घर जाने के लिए पैसा आना जाने का, तो ये सब उसको मिलेगा। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये देना पड़ेगा और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये जरूरी नहीं है। इसमें एग्जांपल है, इसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल वर्कर एक्सेट्रा, तो ऐसी इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट से रजिस्टर है या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे शॉपकीपिंग, फार्मिंग, डोमेस्टिक वर्क लाइक, ठीक है, या कंस्ट्रक्शन वर्कर, तो ये जो लोग होते हैं ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ही पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर नंबर 3 खत्म हुआ है। अब आपको पता ही है कि मैं आपको इस चैप्टर की क्या प्रोवाइड करूंगा, क्विक रिवीजन, तो आप ये चैप्टर को क्विक रिवाइज कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, और अगर आप चाहें पूरा चैप्टर पढ़ना तो वो और ही अच्छा है, क्योंकि उससे आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और ये दोनों की PDF जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, या आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, आपको अटेम्प्ट करने के लिए क्विज मिल जाएंगे अलग से, और ये आपको क्विज की PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब ये देखो क्विज, मैं आपको एग्जाम पैटर्न पे ये क्विज रहता है, तो जिस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिल सकते हैं वैसे ही मैंने ये क्विज बनाया है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल के लिए 2-3 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच इकोनॉमी सेक्टर इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद द हाइएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड ऑफन कंसिडर द ब्रेन बिहाइंड द इकोनॉमी परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग रोल ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव एंड टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो आपको याद होगा कि हमने टर्सरी सेक्टर पढ़ा था, उसके अंदर क्वाटरनरी और क्वाइनरी ये 2 सेक्टर थे। तो जो क्वाइनरी वाले की मैंने बात करी थी वो उसमें यही था कि डिसीजन मेकिंग वो लेते हैं, और वो जो है डिसीजन वो उस इकोनॉमी का ब्रेन कहलाते हैं। तो ये हमारा होगा क्वाइनरी सेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडस्ट्री दैट इज न्यू एंड ग्रोइंग रैपिडली विद ए हाई पोटेंशियल ऑफ फ्यूचर सक्सेस एंड जॉब क्रिएशन। तो ऐसी इंडस्ट्री है जो वो तेजी से बढ़ रही है और उसमें ये देखा जा रहा है कि ये फ्यूचर के अंदर सक्सेस और पाएगी और जॉब भी क्रिएट करेगी। तो इसको क्या, कौन सी इंडस्ट्री बोला जाएगा, तो इसको बोला जाएगा सनराइज सेक्टर। मतलब कौन सा सेक्टर होगा, ये सनराइज सेक्टर कहा जाएगा। व्हाट इज द फंडामेंटल रोल ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर इन द इकोनॉमी। तो सेकेंडरी सेक्टर का क्या रोल होता है, टू प्रोवाइड एसेंशियल पब्लिक एंड प्राइवेट सर्विस, नहीं। टू एक्सट्रैक्ट एंड हार्वेस्ट रॉ मटेरियल डायरेक्टली फ्रॉम नेचर, नहीं। टू प्रोसेस रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर फिनिश गुड्स, तो ये सेकेंडरी सेक्टर हमारा ये काम करता है कि वो फिनिश रॉ मटेरियल लेता है, प्रोसेस करता है और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है। मतलब जो काम इंडस्ट्री करती है वही है। ठीक है, तो ये मैं सारे क्वेश्चन आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि आप भी जाके खुद इसका क्विज लगा सकते हैं, और इन क्वेश्चन की क्या एक्सप्लेनेशन आपको नीचे मिल जाएगी आंसर की और के साथ। इसमें जैसे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, फिर आपको कोई स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो उसको सेलेक्ट करना, इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, जिस तरह से एग्जाम पैटर्न पे आते हैं वो वैसे ही आपको मिलेंगे। फिर मैच द फॉलोइंग आपको मिल जाएगा। तो ये आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद आपकी आंसर की और एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करवा दी गई है।